हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th कॉमर्स हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, इसमें चैप्टर नंबर 4 में हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इंश्योरेंस के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे कि बीमे के क्या लक्षण हैं। तो बीमे के लक्षण या विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसका पहला पॉइंट आता है टू पार्टीज। आपने देखा होगा बीमे में दो पक्ष होते हैं, एक तो बीमा करता और दूसरा बीमा धारी। तो यहाँ दो पार्टी होती है, एक बीमा कराने वाला व्यक्ति और एक बीमा करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे दो पक्ष होते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड आ रहा है प्रीमियम। बीमे में एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय के बाद जमा की जाती है, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। यह हो सकती है 6 महीने में हमको पैसा जमा करना पड़े या साल भर में जमा करना पड़े, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम करते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट आ रहा है इंश्योरेंस लेटर पॉलिसी, जिसमें हमारी ये सारी बातें बीमा करता और बीमाधारी दोनों की सारी बातें लिखी रहती है, उसे हम बीमा पत्र कहते हैं। जिसमें हमारी मृत्यु के पश्चात भी अगर हमने किसी का नाम नॉमिनी कर रखा है तो उस बात का भी इसमें उल्लेख होता है। या फिर वो डेट जिस पर हमारा बीमा समाप्त हो रहा है उस पर हमको कितना पैसा मिलना है, कौन सी तारीख को पैसा मिलना है, ये सारी बातों का उल्लेख इस इंश्योरेंस लेटर में यानी कि पॉलिसी में लिखा रहता है। तो यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, सर्टेन पीरियड। यहाँ पर एक निश्चित समय के बारे में कहा गया है कि जो बीमा होता है वो एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो एक निश्चित समय के लिए बीमा कराया जाता है। उसकी अवधि होती है, वो अवधि कुछ भी हो सकती है, योजनाओं के अनुसार चलती है। और इसके बाद 5वां नंबर का एक पॉइंट आता है सर्टेन अमाउंट। तो बीमे की जब निश्चित अवधि पूर्ण हो जाती है, जैसे 5 साल के लिए कराया, 10 साल के कराया, तो मई ब्याज से हमको पैसा प्राप्त होता है अगर व्यक्ति जीवित है तो। और अगर बीच में ही व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को या उसके द्वारा नॉमिनी किए गए व्यक्ति को उसका पूरा पैसा मिलता है। तो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। बीमे का महत्व क्या है, जिसका पहला पॉइंट आ रहा है सिक्योरिटीज, जिसको हम कह सकते हैं सुरक्षा। बीमे में हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, ब्याज भी हमें प्राप्त होता है ना। और अगर हमारी अचानक मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत परिवार को पैसा भी प्राप्त होता है। हमारा खुद का भी बीमा होता है, उसका भी पैसा प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें रिलीफ इन इनकम टैक्स। बीमे की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जब उस योजनाओं के अंतर्गत हम बीमा अपना करवाते हैं तो बीमा कंपनी द्वारा जो योजना हमें दी जाती है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो इनकम टैक्स में हमें उसमें छूट भी प्राप्त होती है, रिबेट भी मिलती है। तो ये भी एक फायदे की बात है। पॉइंट नंबर 3 की बात हम करें तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बीमे में बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त है। आपको पता है बीमा करने वाला एजेंट होता है, वो भी रोजगार प्राप्त करता है। बीमा कंपनी के कई बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं और अन्य कई कर्मचारी होते हैं जो बीमे ऑफिस में काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का निर्माण होता है यहाँ पे। और अगला पॉइंट आ रहा है 4th नंबर का फैसिलिटी ऑफ लोन। अगर आवश्यकता पड़ने पर हम अपने बीमे की पॉलिसी में से भी बैंक से लोन के रूप में पैसा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे फैसिलिटी ऑफ लोन। तो ये भी सुविधा हमें प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंस की बात करी हमने। अब आ रहा फंक्शन। अब हम बात करेंगे वेयर हाउस की। अब वेयर हाउस के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा वेयर हाउस मतलब भंडार गृह। भंडार गृह कौन से होते हैं, जहां पर हम अपने माल को, अनाज को या जो भी वस्तु उसको सुरक्षित रखते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित उस माल को रखा जा सकता है। वहां पर न तो उसमें नमी रहेगी, न वो खराब होगा माल, तो उसे हम वेयर हाउस या भंडार गृह करते हैं। अब यहाँ पर मैं उनके फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। वेयर हाउस में हमारे माल की सुरक्षा होती है। वहां पर नमी से सड़ने गलने या फिर खराब होने की कोई समस्या नहीं होती है। नियमित रूप से वहां पर उपचार किया जाता है ताकि आपका माल सुरक्षित रहे। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वेयर हाउस में जब हमारा माल रखा रहता है तो जब बाजार में किसी माल की डिमांड बढ़ जाती है तो वेयर हाउस से माल निकाल करके हम मार्केट में पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से हम जो हमारे देश में कीमत में वृद्धि हो रही थी उसको हम क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं और वापस से पुनः कीमत पर वस्तु बाजार में बिकना प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर बोला बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई।
मार्केट में जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हम वेयर हाउस से मटेरियल लेकर के हम सप्लाई कर देंगे और हमारे डिमांड और जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और रेट बढ़ेंगे नहीं। तीसरे नंबर के पॉइंट को होता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इससे भी वेयर हाउस से भी क्या है, रोजगार में वृद्धि होती है। अब कैसे वृद्धि होती है, तो आपने देखा होगा भंडार गृह में एक मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, उसके बाद वहां पर काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, अम्बार लोग रहते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स रहते हैं जिससे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उस वाहन को चालक रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार की प्राप्ति होती है। तो ये इसके फंक्शंस में हमने देखा है कि फोर्थ नंबर पे आ रहा है स्टेबिलिटी इन प्राइस, या मूल्यों में भी हम स्थिरता ले आते हैं। किसके द्वारा, भंडार गृह के द्वारा, कि कीमत बढ़ने नहीं देते। जैसे कीमत बढ़ रही है हम माल को यहाँ से निकाल करके देना या बेचना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, कि हमारे देश में कितने प्रकार के वेयर हाउस है। यहाँ पर मैंने 4-5 का वर्णन किया है। तो बताया गवर्नमेंट वेयर हाउस, शासकीय भंडार गृह भी एक होता है, सरकारी भंडार गृह भी होता है। सरकारी भंडार गृह वो कौन किसका हो सकता है, तो हो सकता है वो राज्य सरकार का हो या वो केंद्र सरकार का हो, तो उनके द्वारा भी ये संचालित किए जाते हैं, जिसमें सरकार अपनी जो कोई गुड्स होता है उसको वहां पर रखती है। तो सरकारी सामानों के लिए ही इसको बनाए जाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आ रहा है यहाँ पर प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस में प्राइवेट व्यक्ति अपना खुद का स्वयं का माल तो रख ही सकता है, साथ ही साथ वो अन्य व्यक्ति को भी अपने इस वेयर हाउस में माल रखने की सुविधा प्रदान करते हैं और इसके बदले उनसे कमीशन या उनके बदले उनसे रेंट वगैरह प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट वेयर हाउस। एक तीसरा होता है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज इनका जो रेंट होता है वो अन्य भंडार गृह की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, पेरिशेबल गुड्स जिसे हम कह सकते हैं, जैसे साग सब्जियां हैं, अंडे हैं, दही है, फल है, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसी वस्तु को रखा जाता है और यहाँ पर भी जब व्यक्ति या व्यापारी रखता है तो उसको उसका किराया देना होता है और सामान्यतः इसका किराया ज्यादा होता है। यह भी भंडार गृह का एक रूप है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो आ रहा है बैंक वेयर हाउस। ये बैंक वेयर हाउस जो है वो बैंकों के द्वारा किसी व्यापारी को जब लोन दिया जाता है तो वो व्यापारी अपना जो सामान है वो पूरा के पूरा जो गोडाउन है वो उस बैंक कंपनी को दे देते हैं और बैंक कंपनी उस गोडाउन में या उस वेयर हाउस में अपना ताला लगा देती है। इस प्रकार के वेयर हाउस को हम क्या बोलते हैं, बैंक वेयर हाउस, है ना। तो ये भी एक पॉइंट है हमारा। फिर हम यहाँ देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वेयर हाउस, भंडार गृह की समस्याएं क्या क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 की हम बात करेंगे तो लेक ऑफ वेल्थ, यहाँ धन की समस्या है। भारत जैसे देश में धन की समस्या है। वेयर हाउस तो बहुत ही जरूरी, सामान हम सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास धन की कमी होगी तो फिर हम वेयर हाउस कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर एक धन का अभाव, इसलिए हम अच्छी तरह से सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं, ये भी एक समस्या है। और अगला पॉइंट बताया नो एस्टैब्लिशमेंट इन रूरल एरिया। अर्बन एरिया में तो हम शहरी क्षेत्रों में तो वेयर हाउस बना देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम वेयर हाउस नहीं बना पाते क्योंकि वहां पर भी हमारे साथ धन की समस्या आ जाती है और ग्रामीण लोग वहां पर अपना सामान रखने पे, अपना अनाज वगैरह रखने पर वंचित हो जाते हैं। यह भी इसकी एक समस्या है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो मैक्सिमम रेंट, इनका जो किराया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एक सामान्य किसान इसके अंदर सामान रखने में उसको कठिनाई होती है क्योंकि किराया अत्यधिक लिया जाता है। तो अत्यधिक किराया ये भी इसकी एक समस्या है। चौथे नंबर की बात करें तो लेक ऑफ स्किल्ड वर्कर, ये जो भंडार गृह होता है इसका रख रखाव के लिए हमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अगर वो ट्रेंड है तो भंडार गृह के अंदर जो सामान रखा गया वो सुरक्षित रहेगा। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो हमारा माल अंदर जो रखा गया वो खराब भी हो सकता है। इसलिए हमारे देश में इसके प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण भी भंडार गृह ज्यादा आगे कार्य नहीं कर पा रहे हैं या उनकी उपयोगिता ज्यादा नहीं बन पा रही है, हमारे देश में समस्या है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, हमने इंश्योरेंस के बारे में देखा, इंश्योरेंस के बारे में देखा, इंश्योरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस देखा है और उसके बाद हमने वेयर हाउस देखा है और वेयर हाउस में भी हमने इसके फंक्शंस देखे, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस देखा है और उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ वेयर हाउस देखा है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।